Hello and welcome to the Numiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 27 October 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article is based on an editorial which has been published in the Hindu recently. So according to this article, a renewable energy revolution is rooted in the agriculture. सो यहाँ पे देखिए न्यूज़ ये है कि द कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ अ प्राइवेट कंपनीज फर्स्ट बायो एनर्जी प्लांट कमेंस इन द सांगरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. तो पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सेटअप किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है द फर्स्ट बायो एनर्जी प्लांट. तो इसके बारे में हम बात करेंगे. नाउ सी द रिन्यूएबल एनर्जी का जो ये कंसेप्ट है या जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम बट फॉर ऑल्सो फॉर डेली लाइफ. बिकॉज ये जो एनर्जी है इट इज़ बेसिकली डिराइव फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, है कि नहीं. तो करंट आपको पता होगा कि हम जितना भी like the things that we use, the conventional ways of energy that we use currently, now those are actually depleting. Again, those are actually having a negative impact on the environment, and also we can say that also brings us a good amount of import bill, because India को energy sources के लिए हमें depend करना पड़ता है, because you know कि India is an energy deficit country, right? तो इसीलिए India को depend करना पड़ता है in foreign countries for the energy sources like आप कह सकते हो द क्रूड ऑयल एग्जाम्पल, है कि नहीं. तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी का जो रिवोल्यूशन है इट कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी एज वेल. सो रिन्यूएबल एनर्जी जो है इज एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज दैट रिप्लेनिश विदाउट डिप्लीटिंग द प्लैनेट्स रिसोर्सेज. तो ये जो रिसोर्सेज है सच एज मान लीजिए सनलाइट कह सकते हैं, विंड, रेन, वेव्स, देन बायोमास एंड थर्मल एनर्जी, दे आर स्टोर्ड इन द अर्थ क्रस्ट ओनली. ठीक है. तो हम इस आर्टिकल में थोड़ा ये बायोमास के बारे में हाउ विल जस्ट ट्राई टू लर्न हाउ द रिवोल्यूशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल एंड हाउ इज इट गोइंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एज वेल. ठीक है. सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम मेन जीएस पेपर 3 एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू, एंड दिस इज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू. तो अभी जो रिवोल्यूशन है विच इज नोन एज द रिन्यूएबल एनर्जी रिवोल्यूशन, नाउ दिस इज बेसिकली स्टार्टिंग इन पंजाब में, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. नाउ इट्स बिगन इन इंडिया विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बायो एनर्जी प्लांट बाय अ प्राइवेट कंपनी इन सांगरूर पंजाब. ये डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रख लीजिएगा, और ये स्टेट भी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे स्टार्ट हुआ है द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी या बायो एनर्जी प्लांट बाय अ प्राइवेट कंपनी. ये जो प्लांट है इट विल प्रोड्यूस CBG, दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस. ठीक है. तो इट इज अ रिन्यूएबल source of energy only, that is compressed biogas from paddy straw. अब ये जो paddy straw है it is produced as a byproduct of rice production at harvest. ठीक है. तो अब during the post harvest time में यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट जो आता है, जो आप कह सकते हो कि जो वेस्ट मटेरियल है, इसी को पैडी स्ट्रॉ कहा जाता है या राइस स्ट्रॉ भी कहा जाता है. इट इज रिमूव्ड विद द राइस ग्रेन्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड इट एंड्स अप बीइंग पाइल्ड और स्प्रेड आउट इन द फील्ड डिपेंडिंग इफ इट वाज हार्वेस्टेड मैनुअली और यूजिंग मशीन्स. तो आप मशीन यूज करो या मैनुअली करो, यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है उसी को कहा जाता है पैडी स्ट्रॉ या राइस स्ट्रॉ. ठीक है. सो दिस इंप्लाइज दैट इट विल कन्वर्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट इनटू वेल्थ. ठीक है. अब ये जो पैडी स्ट्रॉ है which was actually a byproduct of the farms, now this will be transformed into energy, that is CBG. so इसीलिए कहा गया है कि it will convert agricultural waste into wealth. In the past few years, farmers from states like Haryana, Punjab and Western UP undertake the disposal of paddy stubble and biomass through burning. Normally क्या होता है in the states of Haryana, Punjab जहाँ पे ये huge amount of waste or the byproducts are generated after the or during the post harvest season, उस केस में क्या होता है यहाँ पे ये सारा जो वेस्ट है इनको बर्न कर दिया जाता है, which is known as stubble burning कहा जाता है. ठीक है. तो जो stubble है, नहीं तो इसे कहा जाता है पराली burning. तो ये stubble burning is basically a method of removing paddy crop residues from the field to sow wheat from the last week of September to November. तो basically ये post harvest season मान लीजिए कि खरीफ क्रॉप के बाद में जो पीरियड है और जो यहाँ पे रबी क्रॉप के स्टार्टिंग में जो पीरियड है, इसी टाइम में तो आप कह सकते हो टू गेट रीड ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट और द बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या किया जाता है, जल्दी से इनको बर्न कर दिया जाता है सो दैट द नेक्स्ट बैच ऑफ क्रॉप कैन बी इजीली कल्टिवेटेड. ठीक है. तो स्टबल बर्निंग इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर. यहाँ पे आग लगाया जाता है टू द स्ट्रॉ स्टबल और यू कैन से टू द पैडी स्ट्रॉ दैट रिमेन्स आफ्टर ग्रेन्स सच एज राइस के केस में या व्हीट के केस में आफ्टर दे हैव बीन हार्वेस्टेड. ठीक है.
सो दिस इज व्हाट इज करेंटली हैपनिंग इन द केस ऑफ हरियाणा पंजाब. अभी इसी केस में आप कह सकते हो कि पंजाब इज लाइक ट्राइंग इन द स्टेट ऑफ पंजाब दैट इज सेट टू बी ब्रिंगिंग अ काइंड ऑफ अ रिवॉल्यूशन by setting up this bioenergy plant. ठीक है. So this is mainly because of the short window of 3 or 4 weeks between crops. तो देखिए ये जो stubble burning है, stubble burning इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पे किया जाता है because जो ये खारिफ क्रॉप का सीजन है और राबी क्रॉप का सीजन है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसके बीच में ना बहुत कम टाइम रहता है. ठीक है. So that the farmers can be ready with their farm, या आप कह सकते हो कि so the farmers can prepare to sow the next harvest, या आप कह सकते हो कि जो wheat seeds है ताकि जल्दी इसे कल्टीवेट किया जा सके. So इसी को मतलब कह सकते हो जो वेस्ट प्रोडक्ट इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे स्टबल बर्निंग किया जाता है. मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर सेट अप ऑन फायर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फील्ड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. सो दिस ये जो प्रैक्टिस है दिस हैज बीन डन इन पंजाब, हरियाणा एंड ऑल्सो सर्टेन रीजन्स ऑफ कह सकते हो यूपी एंड छत्तीसगढ़ एज वेल. ठीक है. अब ये जो स्मोक है, द स्मोक दैट इमैनेट्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज दैट इज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द स्टबल तो इट एनगल्फ्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इन द रीसेंट न्यूज अबाउट द पोर एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली, राइट. तो दिल्ली का जो पोर इंडेक्स है इट इज सेट कि अभी ये और भी नीचे जाके इट विल बी लाइक सीवियर इन नेचर. ठीक है. तो ये जो कंसर्न है आप कह सकते हो दिल्ली में यहाँ पे द परसिस्टिंग कंडीशन ऑफ द पोर एयर क्वालिटी कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू द स्टबल बर्निंग इन द नियर बाई स्टेट्स. ठीक है. एंड द नेबर एंड नॉट जस्ट दिल्ली एंड ऑल्सो विद द नियर बाइंग एरिया जहां पे ये जो अक्टूबर और दिसंबर के टाइम में स्टबल बर्निंग के कारण यहाँ पे आप कह सकते हो कि द फेनोमेना लाइक स्मॉग ऑल्सो टेक्स प्लेस. ठीक है. विच बेसिकली हैम्पर्स और विच आप कह सकते हो कि इज डेट्रीमेंटल टू द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली. दिस हैम्पर्स द एनवायरमेंट एंड इम्पैक्ट्स द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक एज वेल. तो चलिए जान लेते हैं हाउ दिस CBG दैट इज द कॉम्प्रेस्ड बायोगैस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस पार्टिकुलर आप कह सकते हो एस्टैब्लिशमेंट और सेटअप. सो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीड स्टॉक विल बी टेकन. देखिए एनी फीड स्टॉक या लाइफ स्टॉक वेस्ट जो होता है नाउ दिस बेसिकली विच आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर नाउ दे आर पुट इनटू द एनाएरोबिक डाइजेस्टर. ठीक है. दिस यू कैन सी इज द फैक्ट्री और द एनाएरोबिक डाइजेस्टर व्हिच स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग दी वेस्ट और यहाँ पे जितना भी सारा यहाँ पे स्टबल वगैरह था इसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. देयर आफ्टर व्हाट वी गेट इज डाइजेस्टेड. देखिए तो डाइजेस्टेड यहाँ पे हो सकता है मैन्यूर भी हो सकता है, स्लरी भी हो सकता है. तो मैन्यूर या स्लरी कैन बी इंप्लीमेंटेड और यूज्ड इन द फार्मिंग प्रोसेस. लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट इज द बायोगैस. ठीक है. विच कैन देन बी प्यूरिफाइड एंड कॉम्प्रेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन कैस्केड्स. ठीक है. तो ये जब इसे प्यूरिफाई किया जाएगा, कॉम्प्रेस किया जाएगा, फाइनली इट विल बी टर्निंग इनटू कॉम्प्रेस्ड बायोगैस. और ये जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन कैस्केड्स फॉर वेरियस पर्पसेस. तो यहाँ पे पर्पसेस आप कह सकते हो कि डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के लिए, देन CNG व्हीकल कस्टमर्स एंड फॉर कमर्शियल कस्टमर्स एज वेल. तो सो मेनी पर्पसेस आर देयर रिगार्डिंग दिस CBG जिसे आप कह सकते हो कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस भी कहा जाता है. So hence we can say that the private investors initiative in this regard can transform the biogas into a mainstream fuel in the upcoming times. और अगर ऐसा हो जाता है, if it is transformed, if the CBG is transformed into a mainstream fuel, then हो सकता है कि अपना जो import bill है in terms of energy import, तो उस केस में India will have a kind of relief because we will be able to आप कह सकते हो to meet our requirements from such initiatives, right? तो जान लेते हैं कि किस तरीके से ये जो प्रोसेस है या ये जो एस्टेब्लिशमेंट है हाउ इट केम इनटू एक्शन. सो इन 2019 के टाइम में नीति आयोग विच इज द थिंक टैंक body of the Indian government. Now it had collaborated with the FAO, that is the Food and Agriculture Organization. You must have heard about it. It is basically an organization of the United Nations, okay, which is an international organization that leads international efforts to defeat hunger. तो इसका जो headquarters है you'll find it in Rome in Italy. ठीक है. So FAO के साथ यहाँ पे नीति आयोग ने collaborate किया था to find an effective solution to convert the paddy straw or the stubble into energy and explore the ex-situ uses of such waste मटेरियल. ex-situ का मीनिंग है बाहर में ले जाके. आप कह सकते हो ये जो ex-situ है इट इज यूज्ड अगेंस्ट in-situ. in-situ मतलब जहां पे है वहीं पे रहेगा. देयर इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द in-situ एंड ex-situ इज दैट द in-situ रेफर्स टू द ओरिजिनल लोकेशन वेयर एज द ex-situ जो है रेफर्स टू द ऑफ साइट, मतलब जहां पे है जो लोकेशन है उससे दूर में जाके. फर्दर आप कह सकते हो कि in-situ जो मेथड है दे आर लेस एक्सपेंसिव इन नेचर एंड लेस मैनेजेबल ऑल्सो, व्हाइल द ex-situ जो मेथड्स है बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह करना पड़ता है सो दे आर एक्सपेंसिव एंड मैनेजेबल
manageable as well. ठीक है. So on the basis of technical discussions with the public and the private players, the FAO, that is the Food and Agriculture Organization जो है, it proposed establishing a crop residue supply chain. तो it will collect, यहाँ पे जो ये supply chain है, it is going to collect, store and utilize the raw जो ये यहाँ पे straw होता है, जो stubble होता है, for the productive services, particularly in the field of renewable energy. So this was how it was initiated. तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो आप कह सकते हो जो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो बेटर होगा, तो आप कह सकते हो कि जो एनवायरमेंट ऑफ इंडिया है, it will also get better, and also it will be beneficial for the farmers as well, because the farmers will be able to sell their byproducts, right? So farmers can earn between rupees 550 to 1500 per ton of rice straw, जो इनका byproducts है, तो ये भी वो सेल कर सकते हैं on the basis of the market condition. तो जिस तरीके का डिमांड है उस हिसाब से उसे बेच के the farmers can also be able to earn a livelihood from it. On the basis of a techno-economic assessment of energy technologies, it was found that the rice straws produce CBG and pellets cost efficiently. ठीक है, तो बहुत सारा स्टडीज एंड असेसमेंट के बाद इट वाज फाइनली डिस्कवर्ड दैट द राइस स्ट्रॉस, अगर इसे आप कह सकते हो कि अगर इसे प्रोसेस किया जा सके एनाएरोबिकली, दैट विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीबीजी, दैट इज व्हाट, दैट इज द कंप्रेस्ड बायोगैस. ठीक है, अब ये जो पैलेट्स में भी इसे कन्वर्ट किया जा सकता है. पैलेट्स हैव द पोटेंशियल टू बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कोल इन थर्मल पावर प्लांट्स. तो ये जो पैलेट है, अगर हम आप कह सकते हो कि ये जो स्टबल है या राइस स्ट्रॉ, अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं पैलेट में, देन ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड एज अ source of renewable energy, and also if you convert into CBG, it can be used as a transport fuel. So about the plant, तो ये जो प्राइवेट जो मैंने आपको बताया था about the private initiative in this regard. So it was constructed by the Verbio AG. Now this is one of the Germany's leading bioenergy companies. The plant जो है, it will utilize about 2.1 million tons of a total of 18.32 million tons of paddy straw annually. ठीक है, तो ये 2.1 million tons it is going to use annually एक साल में. The plant will daily produce about 600 to 650 tons of fermented organic manure. ठीक है, तो मैंने बताया था आपको in the figure, तो यहाँ पे manure भी produce होगा. तो ये जो manure है, it can be used for farming, it can be used for organic farming, and will also reduce the stubble burning on यहाँ पे जो burning है, it will be, मतलब आप कह सकते हो कि अगर मान लीजिए if we are implementing or using the stubble, then obvious बात है, the farmers will no longer be required to burn them, right? तो यहाँ पे 40,000 to 45,000 acres के land में stubble burning can be controlled or prevented, translating into an annual reduction of 1.5 lakh tons of carbon dioxide emission. तो इतना अगर हम burn करते हैं stubble, तो इतना आप कह सकते हो कि 1.5 lakh of tons of carbon dioxide emit होता है, which is actually a greenhouse gas. So this is how it is going to prevent the atmosphere of not just Delhi, of not just the state, but also of India or the world as whole. This project is used, यहाँ पे जो project है, to use the paddy straw to produce CBG is one that is replicable across India and can transform the rural economy. तो ये जो project है, कहा गया है that it can be taken as an influence, or it can be taken as a model from which the other states can also learn from it, and also establish such kind of factories or such kind of projects in their own state, so that यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरीके से you can be able to positively help in the saving or preventing the environmental degradation, and also you will be able to help the farmers by securing them a kind of livelihood. इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन काइंडली आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो लास्ट आर्टिकल में हमने बात किया था about the project that has come, about the private investment that has come regarding the renewable energy in the case of Punjab. तो अभी देखिए यहाँ पे क्यों किया गया था, to combat or to prevent the consequences of stubble burning. तो हमें थोड़ा जानना चाहिए कि what is stubble burning all about, because ये न्यूज़ में है, क्योंकि करेंटली आप देखोगे दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी बिगड़ चुका है, तो इसीलिए the stubble burning is making rounds in the news now. तो हो सकता है इसके बारे में भी आपको कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सके. तो let's know about this stubble burning as well. तो this article is based on an editorial which was published in the Indian Express, ठीक है, जिसका नाम है Addressing North India's Burning Issue Sustainability. तो ये इसके बारे में हम जानेंगे. It basically talks about the issues associated with this stubble burning in India, and कुछ यहाँ पे solutions के बारे में बताया गया है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे. It can be important for the prelims, and from the mains it can be important from GS paper, environmental pollution and degradation point of view. So Indian agriculture के केस में you must be knowing about the green revolution that took place in the early 1960s के टाइम में, ठीक है. तो 1960
1960s के पहले क्या था, इंडिया वाज काइंड ऑफ फूड इनसिक्योर इन नेचर, लेकिन जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था, इंडिया वाज एबल टू बिकम फूड सिक्योर, या आप कह सकते हो द फूड सिक्योरिटी वाज इनहेंस. कैसे? बिकॉज बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन वी वर बेसिकली यूजिंग दिस हाई यील्ड वैरायटी सीड. ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे आउटपुट जो है या राइस जो है या व्हीट जो उसका जो प्रोडक्शन है वो काफी गुना बढ़ गया था. ठीक है, दिस वाज हाउ इंडिया वाज एबल टू बिकम, आप कह सकते हो कि फूड सिक्योर रीजन और फूड सिक्योर नेशन. ठीक है, सो बट ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसका बहुत सारा नेगेटिव इंपैक्ट भी था. ठीक है, तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इट वाज नॉट दैट कि इट वाज टेकिंग प्लेस ऑल ओवर इंडिया. नॉर्थ ईस्ट के केस में या आप कह सकते हो कि इन द नंबर ऑफ रीजन्स इन इंडिया जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका इंपैक्ट नहीं दिखा था, लेकिन इन द केस सबसे ज्यादा आप कह सकते हो जो यहाँ पे इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इट वाज रियलाइज्ड इन पंजाब एंड हरियाणा ओनली. द इकोनॉमिक्स ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ पैडी एंड व्हीट. तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या होता है, जो प्रोडक्शन है ना, तो प्रोडक्शन काफी गुना बढ़ गया था. ठीक है, आप कह सकते हो, आप राइस का कह दीजिए या व्हीट का कह दीजिए, तो इट वाज इंक्रीज मैनीफोल्ड. तो अगर यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ऑब्वियस सा बात है जो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होगा ना, तो बाय प्रोडक्ट भी बढ़ गया था साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो इसी से यहाँ पे इशू हो गया था स्टबल का कि किस तरीके से इसे मैनेज किया जा सके. एक यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो राइस, मैंने आपको बताया था अबाउट दी राइस स्टबल के बारे में, तो ये इशू उभर के आया था बिकॉज ऑफ दी हायर प्रोडक्शन थ्रू द ग्रीन रिवॉल्यूशन. एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक एमएसपी. ठीक है, एमएसपी हो गया या मान लीजिए जो पीडीएस, देयर इज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो गवर्नमेंट क्या करता है आज के टाइम में, वो जो क्रॉप्स है वो क्रॉप्स आप कह सकते हो कि एमएसपी में वो क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स को प्रोक्योर कर लेता है. ठीक है, एक तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, फार्मर्स जो क्रॉप्स है उनको कमर्शियल भी बेच सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए जो यहाँ पे रिमेनिंग है उसे गवर्नमेंट उसे प्रोक्योर भी कर लेता है. ठीक है, इस केस में क्या हो जाता है, द फार्मर इज, आप कह सकते हो द फार्मर इज क्वाइट सेटिस्फाइड कि हम यहाँ पे जितना भी प्रोड्यूस करेंगे वी आर नॉट गोइंग टू फेस एनी लॉस बिकॉज द गवर्नमेंट इज विद अस. ठीक है, थ्रू एमएसपी हो गया या थ्रू पीडीएस हो गया. तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट विल ऑलवेज स्टैंड फॉर अस. तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस मेंटालिटी यू कैन से मोटिवेट्स द फार्मर्स और द कल्टिवेटर्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्रॉप्स. But this more and more crops also lead to the greater amount of residues, the greater amount of byproducts as well. So according to an official report, more than 5 million tons of parali, ठीक है, जिसे कहा जाता है क्रॉप रेसिड्यूज या stubble कहा जाता है, is produced annually in the country. ठीक है, और मेनली जो यहाँ पे क्रॉप्स है लाइक राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स है, they account for 70% of the total crop residue. That is, out of all the stubble of India, 70% जो है it is contributed by rice, wheat, maize and millets alone. ये numbers थोड़ा याद कर लीजिएगा, it can help you like earn some extra marks in the exam. तो stubble burning begins on October and peaks in the November. तो मैंने बताया था कि ये normally it takes place between the Kharif and the Rabi season. ठीक है, coinciding with the withdrawal of the southwest monsoon. तो ये जो southwest monsoon है, there is a season आप कह सकते हो from जून से लेकर सितंबर तक. तो सितंबर के बाद यहाँ पे जो monsoon winds आए थे, तो they basically retreat, जिसे हम north east monsoon कहते हैं. तो उसी टाइम में this particular event take place, that is of stubble burning. Because उसी के बाद आप कह सकते हो because the farmers they want to quickly get rid of the waste product of the byproducts so that they can make their farms ready for the wheat cultivation. ठीक है, the prevention of stubble burning is not guaranteed by only banning and punishing the farmers. ठीक है, अब यहाँ पे there are some initiatives जहाँ पे आप कह सकते हो the farmers are aware, आप कह सकते हो farmers are made aware, the farmers are made to realize the impact of stubble burning, but यहाँ पे this it is not said to be enough. In order to prevent this from happening in the future, there needs to be a permanent and effective solution which can be beneficial for the citizens, which can be beneficial for the farmers as well. अब ये जो stubble burning है, as you can see in this picture how the stubble is being burned. तो stubble burning, as I am saying, कि ये इतना सारा इसमें negative impact है, but why is it still being practiced? Let's see. The Indian farmers have been practicing stubble burning for decades now, and multiple factors lead to it. तो कुछ यहाँ पे factors है. The cheaper way to get rid of crop debris. तो ये जो crop जो यहाँ पे waste product है या by product है, now इसे transport करने के लिए काफी ज्यादा खर्च होता है, which has to be borne by the farmers only. तो इसीलिए they tend to get rid of this particular crop debris in a cheap way. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बस सिंपली उसे जला देते हैं. Another way is the boom of the mechanized harvesting, which leaves behind 1 to 2 feet tall stubble, which takes around 1.5 months to decompose on its own. तो normally ये जो देखिए जो बाय प्रोडक्ट है और ये जो stubble है, ना ये डायरेक्टली इतना इम्पैक्ट नहीं करता है एनवायरमेंट में. Why? Because it is biodegradable in nature. ठीक है, वो खुद ही डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन उस पर टाइम लगता है.
तो नॉर्मली इट टेक्स 1.5 मंथ्स टाइम विच इज एक्चुअली, और इस टाइम के बाद ही शुरू हो जाता है आपका जो रबी सीजन है. तो द फार्मर्स व्हाट दे डू इज दैट वो डू नॉट टेंड टू वेट फॉर द स्टबल टू गेट डिकम्पोज ऑन इट्स ओन. तो व्हाट दे डू इज दैट दे बर्न देम. ठीक है. However, the farmers do not have sufficient time as they need the soil prepared for the next crop. As I told you, for the rabi crop के लिए because they need to make preparation. तो इसीलिए उनको they quickly get rid of it by burning them. So instead of waiting for the residue to decompose, they burn it. ठीक है. This is how the stubble burning is still practiced in parts of India. So अब देखिए बात करते हैं about the issues. ठीक है. तो नॉर्मली जो यहाँ पे पहला जो इश्यू है इट इज रिगार्डिंग द एनवायरमेंट ओनली. तो मैंने आपको दिल्ली के किस में बताया था. तो स्टबल बर्निंग जो है मींस टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर कंटेनिंग हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर. देन मीथेन जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है. देन कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये सारा जो चीजें है इट गेट्स एमिटेड ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ बर्निंग द स्टबल. ठीक है. तो दिस पॉल्यूटेंट्स डिस्पर्स इन द सराउंडिंग्स एंड इवेंचुअली अफेक्ट द एयर क्वालिटी एंड पीपल्स हेल्थ बाय फॉर्मिंग अ थिक blanket of smog. तो ये जो smog है it is quite prevalent in Delhi and this is one of the primary cause of Delhi's air pollution because of the poor air quality index of Delhi में एक major cause क्या है burning of the stubble in the nearby states. ठीक है. Then the soil is also at risk. ठीक है. This जो phenomena है of stubble burning this is going to negatively impact the soil as well because the soil becomes less fertile in nature. जो nutrients है they are destroyed when the husk is burned on the ground and it also generates heat that penetrates into the soil causing an increase in erosion. ठीक है. जो इरोशन जैसा प्रोसेस है या मान लीजिए जो प्रोसेसेस है लाइक वेदरिंग तो ये भी बहुत जल्दी काम करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट एंड दिस ऑल्सो लीड्स टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल. और मॉइस्चर यू शुड नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. दिस इज ऑल्सो ब्रिंगिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज विच इज आप कह सकते हो कि जो शॉर्ट एंड हार्वेस्टिंग सीजन है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. सो नॉर्मली क्या होता है इनिशियली क्लाइमेट चेंज से पहले वी कैन से जो यहाँ पे सीजन जो खरीफ और रबी सीजन के बीच में जो टाइम था वो काफी ज्यादा हुआ करता था बट अभी के टाइम में इट हैज शॉर्टेन. तो ये क्यों हुआ है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ओनली. ठीक है. तो जो सीजन है बिटवीन खरीफ एंड रबी इट इज क्वाइट शॉर्टेन हैज फोर्स्ड द फार्मर्स टू रैपिडली क्लियर देयर फील्ड्स बिटवीन द खरीफ एंड द रबी क्रॉप्स एंड द क्विकेस्ट ऑफ दिस वे इज टू बर्न ऑफ द रिमेनिंग स्टबल पोस्ट हार्वेस्ट. ठीक है. सो क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी नॉर्मली जो एक खरीफ और रबी के बीच में जो टाइम है वो काफी कम होता है. इसीलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से जो स्टबल है उसे आप कह सकते हो कि छुटकारा पाने के लिए या तो गेट रीड ऑफ इट फार्मर्स उनको बर्न कर देते हैं. एंड ऑल्सो इंक्रीज्ड बैकिंग इंक्रीज बर्निंग. मैंने बताया था आपको अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज राइट. सो द पॉलिसी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है व्हिच मूव्स इन सब्सिक्वेंट डिकेड्स हैज इंक्लूडेड इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडीज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्टिलाइजर. गवर्नमेंट अभी के टाइम में फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि दे आर वर्किंग टू डबल द फार्मर्स इनकम. दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर्स लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर्स वेलफेयर वी कैन से. और इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारे इंट्रोड्यूस किया है. फॉर एग्जांपल सब्सिडीज देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में फर्टिलाइजर्स में एंड ऑल्सो ईज ऑफ एक्सेस फॉर क्रेडिट इन एग्रीकल्चर एज वेल. तो इतना सारा इनिशिएटिव के कारण द फार्मर्स आर ऑल्सो मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर एंड इफ दे प्रोड्यूस मोर द बाय प्रोडक्ट दैट इज स्टेबल विल ऑल्सो बी मोर इन नेचर. तो अभी रिमेडियल मेजर्स क्या है तो यहाँ पे बताया गया अबाउट द पोस्ट हार्वेस्ट रेगुलेशन एंड इंसेंटिवाइजेशन. सो देयर इज बेसिकली अ नीड टू रेप्लिकेट द स्कीम्स लाइक मनरेगा जो कि एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है. अगर ये हम लाते हैं इन द केस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड कंपोस्टिंग ऑफ स्टबल बर्निंग के केस में विल ऑल्सो बी एबल टू एंगेज द यूथ ऑफ द नेशन इन आप कह सकते हो इन कॉम्बैटिंग द मीनेस ऑफ स्टबल बर्निंग. ठीक है. एंड ऑल्सो रेगुलेट द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एट ग्राउंड लेवल. द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रोवाइड इंसेंटिव टू फार्मर. तो जो भी फार्मर्स रीयूज करता है रिसाइकिल करता है अपने स्टबल को उनको इंसेंटिव भी दे सकते हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हो कि दे विल बी डीमोटिवेटेड टू बर्न देयर स्टबल एंड आल्सो यूजिंग स्टबल एज अ फोडर. यहाँ पे जो स्टबल है कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ फोडर फॉर द कैटल्स. ठीक है. देन आल्सो अबाउट द माइक्रो पूसा. अब ये जो एक टेक्नोलॉजी है दैट इज माइक्रो पूसा. सो दिस इज बेसिकली एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो अकॉर्डिंग टू दिस बेसिकली हैसेंस द डिकम्पोजिशन ऑफ द स्टबल एंड कन्वर्ट्स द स्टबल टू कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है बहुत एक कम टाइम में विद इन 25 days. ठीक है. तो इससे क्या हो जाएगा दिस compost will help in the improvement of the soil quality as a result. And also we can take measures to recycle and reuse the stubble. The stubble can be recycled to make products including paper and cardboard. तो stubble से हम paper and cardboard भी बना सकते हैं. And as I told you in the picture itself यहाँ पे हम manure भी produce कर सकते हैं. And this manure से क्या हो जाएगा it will be also beneficial for the improvement of the farming, for the organic farming mostly. तो in the Pala village of Delhi यहाँ पे example बताया गया है. The Nandi Foundation ने purchase किया था
था 800 MT of paddy residue from farmers to turn it into manure. The next article is about the blue beaches or the blue flags के बारे में. So the blue flag certification has been given to 2 more beaches of India, that is in Lakshadweep. इसके बारे में हम बात करेंगे. So this can be important from our prelims and also from main GS paper advisory point of view. This has been taken from the Economic Times. तो ये जो ब्लू फ्लैग है, द कोवेतन इंटरनेशनल इको लेवल, दैट इज ब्लू फ्लैग हैज बीन ग्रांटेड टू 2 न्यू बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, दैट इज मिनिकॉय थुंदी बीच एंड कदमत बीच. ये नाम याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली आपको पुलिस में पूछ देगा. दिस रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टू कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द प्रिस्टीन कोस्टल एंड मैराइन इकोसिस्टम थ्रू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. तो ये जो ब्लू फ्लैग है ना, अगर आप सरल भाषा में बात करोगे, इट इज मेंट और अवॉर्डेड और ऑफर्ड टू दोज बीचेस व्हिच आर वेरी क्लीन इन नेचर. ठीक है, तो इसी से रिफ्लेक्ट होता है इंडियाज स्ट्रेस ऑन having a clean coastal area. ठीक है, the blue beaches need to meet the 33 criteria which has been laid down by the FEE. ये जो FEE है ना, यही बॉडी है जो अवार्ड करता है, जो ग्रांट करता है ब्लू फ्लैग का स्टेटस एक बीच को. The FEE stand for फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन. सो देखिए यहाँ पे 12 बीचेस है, एक बार नाम देख लीजिएगा. कभी आपको डायरेक्टली मैपिंग में आ सकता है, नहीं तो आपको डायरेक्टली पूछ देगा which out of them is not a blue beach. तो इसी के कारण ये नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है. So, अगर आप देखोगे about the FEE, this is Foundation for Environmental Education was established in 1981. तो 1981 में establish हुआ था ये, and it is one of the world's largest environmental organization with over 100 members organization in 81 countries. तो 81 countries है and 100 member organizations are part of it. तो this is the one organization which accord the globally recognized eco label, that is blue flag certification, और ये beaches को दिया जाता है. ठीक है, so there are series of strict environmental educational and safety and access to the criteria that have to be met. ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक कोई particular beach है, for example Lakshadweep, which meets this particular criteria, only then it will be qualified to become as a blue beach or to have the blue flag. The aim is to provide sustainability in the tourism sector through environmental education, environmental protection and other sustainable development practices. The blue flag जो beaches है, they are considered the cleanest beaches of the world. So about the blue flag certification, तो this is basically internationally recognized किया जाता है इसे, और it is an ecological label है ये, that is accorded to based on 33 criteria के बेस पे दिया जाता है and is given to beaches. ठीक है, और ये जो criteria है, they can be divided into environmental education and information, bathing water quality, environmental management and conservation and safety services in the beaches. तो ये सारे बेसिस पर आपको दिया जाता है 33 criteria, जो कि आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, ये बस आप ये हेड्स जान लीजिए जिसके बेसिस पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है पार्टिकुलर बीच को. सो ब्लू फ्लैग्स बीचेस आर कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ द वर्ल्ड. It is an eco-tourism model endeavoring to provide tourists or the beach goers clean and hygienic bathing water and facilities, a safe and healthy environment and sustainable development of the area. So, इसी topic के basis पर the police practice question please answer in the comment section. The last article is about the Doni Polo Airport. So, news में दिया गया है कि the Prime Minister of India is likely to visit Arunachal Pradesh on October 30th to inaugurate the Greenfield Airport, that is the Doni Polo Airport को. ठीक है, जिसे initially होलोंगी एयरपोर्ट भी कहा जाता है. तो इसी के बारे में चलिए बात करते हैं. It can be important from GS paper to infrastructure point of view. It has been taken from the Arunachal Times. So the Prime Minister Modi is likely to visit Arunachal Pradesh on October 30. ये फाइनल नहीं है. Let's see what happens. तो चीफ अगर ये हो जाता है, then we will be covering more aspect about this. तो Chief Minister Pema Khandu has recently met the Prime Minister in New Delhi and requested him to inaugurate the Greenfield Airport at Holongi. Holongi जो है, it is a place which is 15 kilometers away from Itanagar. ठीक है, अब ये जो दोनी पोलो एयरपोर्ट है, it has been developed, important है, it has been developed by the Airport Authority of India, that is AAI, an estimated cost of rupees 645 crore. ठीक है, the Doni Polo Airport, there are 8 check-in counters, not important, and it can accommodate up to 200 passengers during the peak hours. The new airport, it spans around an area of 4,100 square meters. It is equipped with all the modern facilities. So low-cost carrier, you must have heard in the news, Indigo ने recently अपना जो test flight किया था on October 18. So the airport is almost ready. बस PM उनको PM से launch कर देगा, and finally the flights will start to fly from Arunachal Pradesh. सो ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीनफील्ड, सो ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है, इट इज बेसिकली मीन्स अ वर्क विच इज स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच ऑन द अनयूज्ड लैंड वेयर देयर इज नो नीड टू रिमॉडल और डिमोलिश एनी एक्सिस्टिंग स्ट्रक्चर, बट देयर आर इट इज नॉर्मली यूज्ड अगेंस्ट ब्राउनफील्ड. तो ब्राउनफील्ड वो होता है विच आर बिल्ड ओवर ब्राउनफील्ड लैंड और ब्राउनफील्ड साइट. अ ब्राउनफील्ड लैंड और ब्राउनफील्ड साइट मीन्स अ लैंड विच वाज ऑपरेशनल इन द पास्ट बट नाउ इट इज इन आइडल कंडीशन. तो ये बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट लिया गया है, दैट इज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट. ठीक है, एट प्रेजेंट देयर इज नो एयरपोर्ट इन
vicinity of the state capital, the closest one being the Lillabari airport in Assam's North Lakhimpur district at a distance of 80 kilometers. तो अभी काफ़ी पास में ही we will be having this Holongi airport which is 15 kilometers away from Itanagar. तो ये मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था. Let's look at the answer. The first question is about the UNS, जहाँ पे ये जो 10 members है, that is the 10 non-permanent members. Now they are elected by the General Assembly for a term of 2 years. Then the United Nations Day is observed every year on 24th of October. Recently observed for the 77th General Assembly and the 77th anniversary of the UN. And about the India's Desert National Park, both are the correct statement. That is, it is spread over 2 districts. मैंने कल बताया था about जैसलमेर and बाड़मेर के बारे में राजस्थान. It is one of the natural habitats of Great Indian Bustard. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.